हेलो वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। आप लोग का जो है आरएसपीसीबी का जो राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है आरएसपीसीबी, इसकी वैकेंसी आप लोग को पता है आ चुकी है। तो आरएसपीसीबी का जो है ये जो पेपर जो कि JEE का 2024 में हुआ था, उसका हम लोग इस वीडियो में डिटेल्ड सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आरएसपीसीबी ही नहीं, जितनी भी आपके पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जितने भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पेपर्स, चाहे वो किसी भी स्टेट में होते हों या सीपीसीबी के हों, उन सब में ये आपको हेल्प देने वाला है। तो सभी लोग इस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं जिनका भी किसी भी जो स्टेट में या सेंट्रल में आपका पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का पेपर है। स्पेशली यदि हम राजस्थान की बात करते हैं जहाँ पर आरएसपीसीबी JEE की वैकेंसी आ चुकी है, जेएसओ की वैकेंसी आ चुकी है, उनके लिए तो बहुत ही ये बेनिफिशियल है। अच्छा, इसमें हम लोग जो है पूरा एक एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के पीछे जो है वो सारी चीज़ों को देखेंगे। आपको एक आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं आपको और कैसे पूछे जा रहे हैं। बाकी एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, इसमें केवल जो टेक्निकल के क्वेश्चन थे ना, जो टेक्निकल पार्ट था, ठीक है, जो टेक्निकल पार्ट था हमारा, ठीक है, जिसमें आपको इन्वायरमेंटल साइंस और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग दोनों आता है, उसके ही क्वेश्चंस को देखेंगे। राजस्थान जी के क्वेश्चंस को हम लोग इसमें नहीं देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी इसके PDF की यदि हम बात करते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग भी आरएसपीसीबी जो या किसी भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एग्ज़ाम का पेपर देना चाहते हैं, तो ये हमारी जो है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स का सॉल्व पेपर्स है, जिसका सेकेंड एडिशन आपका आ चुका है, जिसमें JEE, AEE, JSO, ठीक है, आपका जो है आपका जो साइंटिस्ट भी, ये सारे जो है चाहे वो CPCB के हों, RSPCB के हों, TSPSC के हो, TNPSC के हो, ये सारे पेपर्स जो है ना उनका एकदम बिल्कुल आपको चैप्टर वाइज जो है डिटेल्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप लोग की प्रैक्टिस जो है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पेपर्स की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर 32 पेपर्स हैं। तो ये आपका 32 पेपर्स बहुत इनफ है आपको एक आइडिया देने के लिए कि आपके कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मान के चलिए कि आपको, भाई मैं ये नहीं कहता 100% जो है PYQ आते हैं, लेकिन मैं पॉल्यूशन का जितना मैंने एनालिसिस किया इस बुक को बनाने में, मान के चलते हैं कि 85% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैं पॉल्यूशन का ये रिवाज देखा हूँ, 85% क्वेश्चन आपके रिपीट ही होते हैं, ये रिपीट होते हैं। तो ये बुक यदि आप कर लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें केवल आपके 32 पेपर्स ही नहीं है, इसके अलावा हम लोगों ने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको दे रखे हैं, तो आप लोग जा करके इसे परचेज कर सकते हैं। बाकी इसका ईबुक भी सिविल की गोली पर अवेलेबल है, तो आप लोग वहाँ पर जा करके ईबुक भी इसका परचेज कर सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के पेपर को। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम एनुअल एवरेज परमिसिबल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन एम्बियंट एयर फॉर रेसिडेंशियल एरिया इज। कह रहा है कि आपका जो मैक्सिमम एनुअल एवरेज जो परमिसिबल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है आपका एम्बियंट एयर में, वो रेसिडेंशियल एरिया के लिए कितना होता है। अब जो हमारा यदि हम बात करते हैं नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप पॉल्यूटेंट्स का देख सकते हैं, उसका रिकमेंडेशन देख सकते हैं, ठीक है। यदि हम PM 2.5 की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर एनुअल आपका कंसंट्रेशन कितना आता है, 40 म्यूग्राम पर मीटर क्यूब आता है। 24 आवर्स के लिए कितना आता है, 60 म्यूग्राम पर मीटर आता है, ठीक है। यदि हम PM10 की बात करते हैं तो एनुअली कितना आता है, 60 आता है। 24 आवर्स के लिए 100 आता है। ऐसे ही हम ओजोन की बात करते हैं तो 8 आवर्स के लिए कितना आता है, 100 आता है, और एनुअल कितना आता है, ठीक है। ओजोन की यदि हम बात कर लिए 8 आवर्स के लिए 100 आता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। यदि हम NO2 की बात करते हैं तो आपका एनुअल कितना आता है, 40 आता है, 24 आवर्स के लिए 80 आता है। SO2 की यदि हम बात करते हैं तो एनुअल 50 आता है, 24 आवर्स के लिए 80 आता है, ठीक है, कितना आता है, 80 आता है। कार्बन डाइऑक्साइड की यदि हम 8 आवर्स की बात करते हैं 2 आता है। ये कंसंट्रेशन आपको याद रखनी है, नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग दे रखे हैं, तो ये आपको याद रहना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन में जो है ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका रेसिडेंशियल एरिया के लिए आपका जो है कह रहा है कि NO2 कितना होता है और कितने के लिए कह रहा है, एनुअल कह रहा है। तो NO2 की यदि हम बात करते हैं, एनुअली कितना आ रहा है, 40 म्यूग्राम पर मीटर क्यूब। तो माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब जो है आपका 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है द एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस विच कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल गैसियस एज वेल एज पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट इज। कह रहा आपका एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस जो कि आपका
गैसियस और पार्टिकुलेट जो पॉल्यूटेंट्स है दोनों को कंट्रोल करने में यूज आता है, वो आपका कौन सा होता है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं किसकी, वेट स्क्रबर की, जब हम वेट स्क्रबर की बात करते हैं तो क्या होता है वेट स्क्रबर, ठीक है। तो वेट स्क्रबर क्या होता है, तो ये एक प्रकार का आपका क्या होता है, एक पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस होता है जो लिक्विड का यूज करके जो है इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट में से, जो इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट है, अब लिक्विड के यदि हम बात करते हैं, ठीक, क्या करता है ये लिक्विड का यूज करता है। अब लिक्विड के यदि हम बात करते हैं तो लिक्विड के रूप में क्या होगा, यहाँ पर वाटर होगा, मैक्सिमम हम केसेस में वाटर लेते हैं। तो क्या करता है, ये एक प्रकार का पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है जो कि क्या करता है, जो कि लिक्विड का यूज करके इंडस्ट्रियल जो एग्जॉस्ट है उसमें से पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करता है, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है ये समझिए, ये कैसे काम करता है। अब इसमें क्या होता है देखिए, यहाँ से क्या हुआ कि हमारी जो डर्टी गैस है, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, हमारी जो फ्लू गैस जिसको हम डर्टी गैस कह सकते हैं, तो यहाँ से जो डर्टी गैस स्ट्रीम है, मतलब क्या, डर्टी गैस स्ट्रीम का मतलब ये हुआ कि उसमें जो है आपके डस्ट हैं, स्मोक हैं, ठीक है, पॉल्यूटेंट्स हैं, ये क्या करता है, ये आपकी स्क्रबिंग, ये आपका क्या स्क्रबिंग लिक्विड है। अब ये डर्टी गैस जो होता है ना, ये क्या करता है, डर्टी गैस जो है आपका, ये आपका जो, ये आपको जो है ना, जो आपका स्क्रबिंग लिक्विड है यूजुअली पानी है, उसके साथ कांटेक्ट में आ जाता है। ये पानी के साथ जब कांटेक्ट में आता है ना, तो गैस और पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, गैस और पॉल्यूटेंट्स लिक्विड ड्रॉपलेट्स जो है वो उससे टकराते हैं। जब ये वाटर यहाँ पे देखिए स्प्रे हो रहा है, इससे जाके टकराएंगे। अब टकराने के बाद क्या होता है, ये जो गैस और पॉल्यूटेंट्स हैं लिक्विड ड्रॉपलेट से टकराते हैं, उसके बाद पार्टिकल्स और जो हार्मफुल गैसेज हैं वो आपके स्क्रबिंग लिक्विड में कैप्चर हो जाते हैं। अब ये क्या होंगे, गैसेज इसमें कैप्चर हो जाएंगे, ठीक है। अब क्लीन गैस यहाँ से बाहर निकलता है, इसमें कैप्चर हो गया, अब क्लीन गैस यहाँ से बाहर निकलता है, ठीक है। और जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ना वहाँ पे नीचे, ये पॉल्यूटेंट्स जो है यहाँ पर नीचे जो है क्या करते हैं, कलेक्ट कर लिए जाते हैं। तो ये आपको, ये इसका कार्य करने का तरीका है, ठीक है। अब ये किसके लिए यूजफुल होता है, तो जब भी हम वेट स्क्रबर की बात करते हैं तो ये एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, जो दोनों पार्टिकुलेट मैटर्स, जो कि आपका पार्टिकुलेट, ठीक है, जो कि आपका पार्टिकुलेट मैटर्स, जो कि आपका पार्टिकुलेट मैटर्स और आपका पार्टिकुलेट यदि मैटर्स की बात करते हैं क्या हो सकता है, डस्ट हो सकता है, ठीक है, एसेज हो सकती है, ठीक है, आपका सूट हो सकता है। तो इन सबको जो है एक तो रिमूव करने का काम आता है, साथ ही साथ जो गैसियस पॉल्यूटेंट्स, किसको, गैसियस पॉल्यूटेंट्स को, ठीक है, गैसियस पॉल्यूटेंट्स जो हैं, ठीक है, जो गैसियस हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं, गैसियस पॉल्यूटेंट्स मतलब सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, मतलब SO2 हमारा हो गया, HCl हमारा हो गया, NH3 हमारा हो गया, तो इन सब को भी रिमूव करने के काम आते हैं। तो वेट स्क्रबर दोनों को रिमूव करता है। कैसे रिमूव करता है, फिनोमेना आपको पता चला क्या होता है इसमें। इसमें यहाँ पर जो है, जो स्क्रबर होता है उसमें वाटर होता है। अब ये वाटर से जो है जो गैस जाती है उसमें जो है उसे पास करती है, तो उसमें जो आपके पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, गैसेस पॉल्यूटेंट्स हैं, क्या होंगे, उसमें फंस जाएंगे। उसके बाद जो है जो आपका क्लीन एयर है बाहर निकल जाएगा और ये पॉल्यूटेंट्स नीचे बैठ जाएंगे। तो ये इसका फिनोमेना है जो कि आपको याद हो गया होगा। सही ऑप्शन क्या होगा, वेट स्क्रबर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइटो रेमिडिएशन मेनली रेफर्स टू, कह रहा है आपका जो फाइटो रेमिडिएशन होता है वो मेनली क्या बताता है, ठीक है। अच्छा, यदि हम फाइटो रेमिडिएशन की बात करते हैं, क्या है फाइटो रेमिडिएशन, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम प्लांट्स का यूज करके, किसको, प्लांट्स का यूज करके इन्वायरमेंट में जो आपके पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको क्लीन कर सकते हैं, उनको डिग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऐसा मेथड है, या उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो यदि हम बात करते हैं फाइटो रेमिडिएशन की, तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स का यूज करके जो हमारे इन्वायरमेंट में जो आपके पॉल्यूटेंट्स या कंटामिनेंट्स हैं उनको जो है हम क्लीन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये, अब यदि हम इसकी बात करते हैं, ये पॉल्यूटेड सॉइल, वाटर और एयर को साफ करने का जो है इन्वायरमेंटल, इसकी यदि हम बात करते हैं, इस मेथड की यदि हम बात करते हैं, तो ये क्या है, ये आपका चाहे सॉइल हो, वाटर हो, एयर हो, उसको साफ करने का एक तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होगा क्योंकि हम लोग प्लांट्स यूज कर रहे हैं, और दूसरा ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। तो ये दोनों चीज़ें इसका जो है बेनिफिट भी होती हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ स्पेशल प्लांट्स होते हैं जिनका यूज होता है, ठीक है। अब स्पेशल प्लांट्स की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, ये स्पेशल प्लांट्स कौन कौन से हो सकते हैं जब हम स्पेशल प्लांट्स की बात करते हैं इसमें, ठीक है। तो बहुत सारे प्लांट्स हैं इसमें। स्पेशल प्लांट्स की यदि हम बात करते हैं, क्या क्या हो सकते हैं इसमें, आपका मस्टर्ड हो सकता है, एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको, इंडियन मस्टर्ड हो सकता है, ठीक है, इंडियन मस्टर्ड हो सकता है, आपका सनफ्लावर हो सकता है,
ठीक है। आपके इसमें क्या हो सकते हैं, आपके एलाइसम हो सकते हैं, ये नाम भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं प्लांट्स के रूप में, जो इसको जो है हम लोग इसमें यूज लेते हैं। अब इसमें अच्छा यदि इसकी बात करते हैं इसमें होता क्या है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि इसमें जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ना, उसको ये प्लांट्स ऑब्जर्व करते हैं। अब उसको जब ऑब्जर्व कर लेते हैं तो उनको अपने टिश्यू में एक्यूमुलेट कर लेते हैं। अब इस देखिए ये प्लांट्स है, ये क्या करेगा, उसको अपने टिश्यू में एक्यूमुलेट कर लेता है। कभी कभी उन पॉल्यूटेंट्स को ये ट्रांसफॉर्म भी कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये प्लांट्स जो है क्या करेंगे, आपके नेचुरल क्लीनअप एजेंट्स के रूप में जो है ये वर्क करते हैं। अब ये जो होता है, ये आपके हेवी मेटल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, आपके ब्राउन फील्ड साइट्स वगैरह जो है वहाँ पर काम में आते हैं। तो उनके कंटामिनेंट्स को दूर करने का काम आते हैं, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो गया आपका, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स फ्रॉम पॉल्यूटेड इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट शुड बी मिनिमम डीओ फॉर ड्रिंकिंग वाटर विदाउट कन्वेंशनल ट्रीटमेंट बट आफ्टर डिसइंफेक्शन। कह रहा है कि आपका जो है कोई हमारे पास क्या है, ड्रिंकिंग वाटर है, उसका डीओ, मिनिमम डीओ आपको बताना है, जहाँ पर कंडीशन क्या है आपका, विदाउट कन्वेंशनल ट्रीटमेंट बट आफ्टर डिसइंफेक्शन। तो ये आपका जो है क्राइटेरिया दे रखा है, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए, ये CPCB के अकॉर्डिंग ये आपको डाटा दे रखा है, ठीक है। यदि हम ड्रिंकिंग वाटर सोर्स की यदि हम बात करते हैं जहाँ पर विदाउट कन्वेंशनल ट्रीटमेंट बट आफ्टर डिसइंफेक्शन यूज करते हैं, तो ये आपका क्लास भी क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। ये क्लास ए वाटर होता है। क्राइटेरिया देखिए, यदि हम टोटल कोलिफॉर्म्स ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो MPN/100 आपका जो है यूज होता है। आपका पीएच की यदि हम बात करते हैं तो पीएच आपका 6.5 से 8.5 आता है। डिजॉल्व ऑक्सीजन 6 मिलीग्राम पर लीटर या अधिक हो सकता है, ठीक है। बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यदि हम 5 डेज की बात करते हैं तो ये आपको 20 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, ठीक है। 20 डिग्री सेल्सियस पर 2 मिलीग्राम पर लीटर या उससे लेस हो सकता है, ठीक है। यदि आउटडोर बाथिंग की यदि हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइज्ड है तो ये आपका बी में आएगा, जहाँ पर टोटल कोलिफॉर्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके जो NPN आपके जो बाई 100 ml आते हैं, ठीक है, वो आपका जो कितना होना चाहिए, लेस देन 500 होना चाहिए, ठीक है। पीएच की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका 6.5 से 8.5 होना चाहिए। डिजॉल्व ऑक्सीजन आपका 5 मिलीग्राम पर लीटर या उससे ज़्यादा होना चाहिए। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड आपका 5 डेज के लिए 20 डिग्री सेल्सियस पर आपका 3 मिलीग्राम पर लीटर या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे ही ड्रिंकिंग वाटर सोर्स यदि आफ्टर कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है और डिसइंफेक्शन है तो ये सी में आएगा, जिसमें टोटल कोलिफॉर्म आपका जो ऑर्गेनिजम्स है MPN/100 वो आपका जो है लेस देन 500 होना चाहिए। पीएच वैल्यू आपका 6 to 9 के बीच होना चाहिए। डिजॉल्व ऑक्सीजन आपका 4 मिलीग्राम पर लीटर या उससे ज़्यादा। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड आपका 5 डेज के लिए 20 डिग्री सेल्सियस पर आपका 3 मिलीग्राम पर लीटर या उससे कम होता है। ऐसे ही प्रोपोगेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फिशर्स की बात करते हैं तो ये डी में आता है, जहाँ पर पीएच आपका 6.5 से लेकर 8.5 होता है। डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है 4 मिलीग्राम पर लीटर या उससे ज़्यादा होता है। और फ्री अमोनिया की यदि हम बात करते हैं तो 1.2 मिलीग्राम या उससे कम होता है। ऐसे ही हम इरिगेशन, इंडस्ट्रियल कूलिंग या कंट्रोल्ड वेस्ट डिस्पोजल की बात करते हैं तो ई क्लास में आता है, जहाँ पर आपका पीएच वैल्यू जो होती है वो 6.0 से लेकर के 8.5 के बीच होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 25 डिग्री सेल्सियस पर यदि माइक्रोमोस पर सेकेंड में बात करते हैं तो वो 2250 आता है। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो जो मैक्सिमम आता है 26 आता है और बोरॉन मैक्सिमम 2 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। तो ये डाटाज भी आपको ध्यान में रखने, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6 मिलीग्राम पर लीटर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 विद इन हाउ मच टाइम द एनाटॉमिकल वेस्ट, soiled waste and biotechnology waste if generated should be treated and disposed। कह रहा है कि जो आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 है उसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि आपको कितने टाइम के बीच जो हमारे एनाटॉमिकल वेस्ट हैं या हमारे जो सॉइल्ड वेस्ट हैं या बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट हैं वो जनरेशन की कितनी देर के अंदर जो है आपका जो है ट्रीट करना चाहिए या डिस्पोज करना चाहिए, ठीक है। तो जब हम अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 की बात करते हैं तो जो हमारे चाहे एनाटॉमिकल वेस्ट हों या सॉइल्ड वेस्ट हों या आपका बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट हों, उनको जनरेशन के विद इन 48 आवर्स आपको जो है या तो ट्रीट करना चाहिए या तो डिस्पोज करना चाहिए, ठीक है। ये क्यों रूल है, ये रूल है आपके जो है पब्लिक हेल्थ या इन्वायरमेंट में इन कंटामिनेशन को जो है इम्पैक्ट करने से रोकने के लिए, ठीक है। तो
कितना आवर्स आपका 48 आवर्स, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग द EIA प्रोसेस अंडर इंडिया EIA नोटिफिकेशन 2006 पब्लिक कंसल्टेशन इज मस्ट फॉर, कह रहा है कि आपका जो EIA नोटिफिकेशन 2016 है, ठीक है, इंडिया में, कह रहा है कि जो पब्लिक कंसल्टेशन है वो आपका मस्ट किसके लिए होना चाहिए, ठीक है। अब यदि हम EIA की बात करते हैं तो इसका EIA नोटिफिकेशन यदि हम 2006 की बात करते हैं तो यहाँ पर जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज़ हैं उनको ब्रॉडली दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। एक हमारा कैटेगरी ए है, एक हमारा कैटेगरी बी है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम कैटेगरी ए की बात करते हैं तो कैटेगरी ए में जितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं या एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उनको एक प्रायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट है उसके रिकमेंडेशन पर जो है आपकी जो एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी है, ठीक है, उसके द्वारा जो है ये आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है उसके लिए आपको क्लियरेंस मिलना जरूरी है, ठीक है। कैटेगरी बी की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो स्टेट यूनियन टेरिटरी होती है वो यहाँ पर क्या करती है, वो अथॉरिटी होती है जो कि आपको प्रायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस देती है कैटेगरी बी में। अब ऐसे ही आपका कैटेगरी B1 आता है। कैटेगरी बी में दो होता है, B1 और B2। B1 की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो रिपोर्ट वगैरह है, ठीक है, उसको जो है आपको जो कैटेगरी B1 में यदि हम बात करते हैं उसको भी चाहिए आपको जो है स्टेट के द्वारा, बट B2 में आपको जो है कोई आपको जो है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं चाहिए। अच्छा, एक चीज़ ध्यान आपको बता दें, चाहे हम किसी भी कैटेगरी की बात करते हो, ठीक है, ए की बात करते हो, B1 की बात करते हो, ठीक है, B2 की बात करेंगे नहीं, दोनों के लिए जो है कुछ ऐसे, देखिए एक तो चीज़ है कि भाई इसमें जो है हमको प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए, लेकिन इसमें कुछ ऐसे आपके जो है हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे आपके चीज़ें हैं जिसको छोड़ा भी गया है, उसमें जिसको एग्जाम किया गया है, ठीक है। जैसे आपका मॉडर्नाइजेशन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट है, आपका कोई आपका जो है इंडस्ट्रियल स्टेट्स वगैरह लोकल में उसको छोड़ा गया है, इसमें एग्जाम्पेट किया गया है, ठीक है। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल A एंड B1 कैटेगरी प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू एक्सेप्शनल वंस, तो कुछ एक्सेप्शनल वन में छोड़ करके, तो ये आपका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। ये आपको मस्ट करेक्ट आंसर में आ जाएगा, ठीक है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम परमिसिबल फ्री रेजिडुअल क्लोरीन इन ट्रीटेड वाटर शुड बी, कह रहा है ट्रीटेड वाटर में मैक्सिमम फ्री रेजिडुअल क्लोरीन जो होता है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर IS कोड 10500 2012 के अकॉर्डिंग ये पूरा मैंने टेबल आपको दे रखा है। ये टेबल जो है आपके जितने भी, ये आपका एक तो टेबल जो है ना, ये आपका नया टेबल है, न्यू टेबल है, जिसमें बिल्कुल आपको करेक्ट डाटा दे रखा है। इसको इसके गर्ग वगैरह से मैच करेंगे तो इसके गर्ग वगैरह में जो है पुराना लेटेस्ट कोड नहीं है, तो उसमें आपको गलत मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं जब टोटल सस्पेंडेड सॉलिड की बात करते हैं तो परमिसिबल लिमिट कितनी होती है 500, कॉज फॉर रिजेक्शन कितना होता है 2000 मिलीग्राम पर लीटर में। टर्बिडिटी यदि NTU की बात करते हैं, देखिए ये आपका 1 NTU जो है अब है, पहले ओल्ड में ये 5 NTU था, ठीक है। ऐसे ही कॉज फॉर रिजेक्शन यहाँ पर जो है 5 NTU ओल्ड में था, सॉरी अब 5 NTU है, ओल्ड में 10 NTU था। ऐसे ही कलर की यदि हम बात करते हैं जिसको मेजर TCU में करते हैं तो 5 TCU आपका परमिसिबल होता है और 15 कॉज फॉर रिजेक्शन होता है। टेस्ट एंड ऑर्डर की यदि हम बात करते हैं TON में तो 1 TON आपका परमिसिबल लिमिट होता है और 3 TON क्या होता है, कॉज फॉर रिजेक्शन होता है। टोटल डिजॉल्व सॉलिड की यदि हम बात करते हैं तो 500 मिलीग्राम पर लीटर जो है आपका परमिसिबल लिमिट होता है और 2000 मिलीग्राम पर लीटर आपका कॉज फॉर रिजेक्शन होता है। एल्केनिटी की यदि हम बात करते हैं 200 मिलीग्राम पर लीटर आपका जो है परमिसिबल होता है और 600 आपका कॉज फॉर रिजेक्शन होता है। pH आपका 6.5 to 8.5 होता है आपका, और यहाँ पर कॉज फॉर रिजेक्शन में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। हार्डनेस की यदि हम बात करते हैं 200 मिलीग्राम पर लीटर जो है आपका परमिसिबल होता है और 600 आपका कॉज फॉर रिजेक्शन होता है। क्लोराइड कंटेंट की बात करते हैं 250 आपका जो परमिसिबल होता है, 1000 आपका कॉज फॉर रिजेक्शन होता है। ऐसे फ्री अमोनिया की यदि हम बात करते हैं तो 0.15 मिलीग्राम जो है आपका परमिसिबल और यहाँ पर कोई रिलैक्सेशन नहीं है। नाइट्रेट आपका 0 मिलीग्राम पर लीटर आपका जो एक्सेप्टेबल होता है और आपका 0 ही आपका जो है कॉज फॉर रिजेक्शन होता है। नाइट्रेट 40 आपका जो है एक्सेप्टेबल होता है और नो रिलैक्सेशन है आपको। फ्लोराइड कंटेंट की बात करते हैं तो 1 मिलीग्राम पर लीटर जो है आपका परमिसिबल और 1.5 कॉज फॉर रिजेक्शन। तो ये पूरे टेबल आप लोग ऐसे देख करके आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में जो पूछ रखा है हमारा रेजिडुअल फ्री रेजिडुअल क्लोरीन की बात करता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है, फ्री रेजिडुअल क्लोरीन। तो आपका फ्री रेजिडुअल क्लोरीन की यदि हम बात करते हैं तो 0.2 आपका क्या एक्सेप्टेबल है और 1 आपका जो है कॉज फॉर रिजेक्शन है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट आपका 1 हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है विच क्लास ऑफ वाटर इज डेजिग्नेटेड बेस्ट फॉर प्रोपोगेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फिशर्स। ऊपर का टेबल याद कीजिए, वाइल्ड लाइफ एंड फिशर्स के लिए मैंने पूरी क्राइटेरिया बताया था जो कि डी कैटेगरी में आता है, जहाँ पर पीएच जो है आपका 6.5 और 8.5 होता है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन 4 मिलीग्राम पर लीटर या मोर होता है, फ्री अमोनिया यदि हम बात करते हैं, देखिए फ्री अमोनिया यहाँ पर मैंने बताया था, कहाँ गया मेरा टेबल, ये देखिए ये रहा आपका, ठीक है, प्रोपोगेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो ये 1.2 मिलीग्राम पर लीटर या उससे कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये डाटा देखिए, टेबल आपको कितना काम आ रहा है, इस टेबल से क्वेश्चन आया कि नहीं आया आपको, इसी टेबल से क्वेश्चन आपको आ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि आप किस में रखा गया, तो आपको रखा गया किसमें, डी कैटेगरी में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो वो टेबल आपको आप लोग प्रिंट लेकर के देख सकते हैं या बुक परचेज करेंगे तो उसमें तो आपको मिल ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीड्यूर्स इज यूज्ड फॉर सैम्पलिंग ऑफ द फ्लू गैस इन चिमनी फॉर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स। कह रहा है कि आपके जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स हैं आपके, कह रहा है कि आपको जो है जो फ्लू गैस आपके चिमनी में है, ठीक है, जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स के रूप में है, कह रहा है उसके सैम्पलिंग के लिए हम कौन सा प्रोसीड्यूर जो है यूज करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, आइसोकाइनेमेटिक प्रोसेस की। क्या होता है आइसोकाइनेमेटिक सैम्पलिंग या आइसोकाइनेमेटिक प्रोसेस। जब आइसोकाइनेमेटिक सैम्पलिंग की बात करते हैं तो आइसोकाइनेमेटिक सैम्पलिंग का मतलब होता है कि सैम्पलिंग नोजल में, जो सैम्पलिंग नोजल होती है उसमें जो गैस एंटर कर रही है उसकी वेलोसिटी जो है बिल्कुल सेम हो जो चिमनी के अंदर जो आपकी फ्लोइंग गैस की वेलोसिटी है, जो स्टेक है, ठीक है, जो चिमनी में जो फ्लोइंग गैस की वेलोसिटी है और जो आपका सैम्पलिंग की वेलोसिटी है, ठीक है, वो दोनों क्या होनी चाहिए, जो नोजल तक आ रही है सेम होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं आइसोकाइनेमेटिक सैम्पलिंग कहते हैं, ठीक है। अगर दोनों आपके वेलोसिटी यदि इक्वल हों तो सैम्पलिंग आपकी आइसोकाइनेमेटिक कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ होना चाहिए, देखिए ये आपको क्यों इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ जो सैम्पलिंग दोनों का इक्वल वेलोसिटी होना क्यों जरूरी है, इससे एक्यूरेट कंसंट्रेशन आपको मिलता है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, आइसोकाइनेमेटिक कंडीशन इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर प्रोब में गैस वेलोसिटी मान लीजिए कम हो जाए तो क्या होगा, यदि ये कम हो जाए, ठीक है, तो ज़्यादा पार्टिकुलेट सक्शन में आ जाएंगे, सक्शन में यदि ज़्यादा पार्टिकुलेट्स आ जाएंगे तो रीडिंग आपके हाई आएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए, तो कम की बता दिया, यदि वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए तो पार्टिकल्स क्या कर जाएंगे, बाईपास कर जाएंगे, इसका मतलब रीडिंग लो आ जाएगी, इसलिए हमको इक्वल वेलोसिटी जो है वो ज़रूरी होता है, इसीलिए हम आइसोकाइनेमेटिक सैम्पलिंग की बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक सैम्पलिंग प्रोब होता है, क्या होता है इसमें एक सैम्पलिंग प्रोब। अब सैम्पलिंग प्रोब की यदि हम बात करते हैं कि कैसे ये काम करता है, पहला सैम्पलिंग प्रोब, यदि हम एक सैम्पलिंग प्रोब चिमनी या फ्लू गैस डक्ट की बात करते हैं, क्या होता है, इसको हम सबसे पहले जो है हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक सैम्पलिंग प्रोब लेते हैं, ठीक है, चिमनी या फ्लू गैस डक्ट में उसको इंसर्ट किया जाता है। प्रोब इस तरह डिजाइन होता है कि आपका जो नोजल का एंट्री होता है ना, नोजल की एंट्री वेलोसिटी होती है वो प्रोब के अंदर की वेलोसिटी के बराबर होती है, ठीक है, ये दोनों बराबर होता है, इसीलिए ये कंडीशन आपका आइसोकाइनेमेटिक भी कहलाता है। ये मेन डिपेंड किस पे कर रहा है, सैम्पलिंग प्रोब पे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पार्टिकल्स जो है उनका कलेक्शन कैसे होता है, तो जैसे ही फ्लू गैस जो है प्रोब में जो है एंटर करती है, पार्टिकल्स आपके क्या होते हैं, फिल्टर या कलेक्शन मीडियम पर डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये कलेक्टेड डस्ट सैंपल जो है ये पार्टिकुलेट मैटर का एक्यूरेट कंसंट्रेशन बताते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि आपका पार्टिकल का कलेक्शन। उसके बाद हम एनालिसिस की बात करते हैं, तो लेबोरेटरी में इसकी एनालिसिस होती है, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स कलेक्ट हुए हैं उनको लैब में एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस से क्या पता चलता है कि पार्टिकुलेट मैटर्स की क्वांटिटी, आपकी जो क्वांटिटी कितनी है, पार्टिकुलेट मैटर्स का कंपोजिशन क्या है, ठीक है, आपके जो इंडस्ट्री में जो डाटा है कैसे यूज होता है, तो ये डाटा का यूज हम पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट की एफिशिएंसी चेक करने में करते हैं, ठीक है। आपका जो एमिशन स्टैंडर्ड वो फॉलो कर रहा है कि नहीं उसको देखने के लिए करते हैं। तो ये पूरा एनालिसिस इसका है, ठीक है। आई होप आपको आइसोकाइनेमेटिक प्रोसेस जो है समझ में आ गया होगा। मेनली क्या समझना, आइसोकाइनेमेटिक सैंपलिंग के लिए हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर मेन क्या है कि आपका जो नोजल, जो आपका जो नोजल की वेलोसिटी है, नोजल वेलोसिटी जो है ये इक्वल किसनी होनी चाहिए, ये इक्वल होनी चाहिए फ्लू गैस वेलोसिटी के, फ्लू गैस वेलोसिटी के। ये आपको एकदम बिल्कुल ध्यान में रखना है, इसी को हम कहते हैं क्या, आइसोकाइनेमेटिक सैंपलिंग। और ये आपको ज़रूरी है किसके लिए, तो आपके पार्टिकुलेट मैटर्स जो कि स्टैक से निकल रहे हैं उनके सैंपल के कलेक्शन के लिए, ठीक है। तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा। चूंकि मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इन टॉपिक्स को नहीं पढ़े होंगे, तो उनको समझ में आ जाए, तो इसलिए मैं डिटेल में इसको बता रहा हूँ। जहाँ कम रिक्वायरमेंट होगी वहाँ मैं कम बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज
नॉट ए सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर। कह रहा है इनमें से कौन सा जो है वेस्ट वाटर का एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस नहीं है, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं यहाँ पर अपने अपने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हम तीन प्रकार से बात करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी दो प्रकार से बात करते हैं, सॉरी। यदि हम प्राइमरी की बात करते हैं तो उसमें क्या आता है, ग्रिड चैम्बर आता है। ग्रिड चैम्बर क्या करता है, ये हेवी मेटल्स को रिमूव करता है, ठीक है, जो हेवी इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उनको रिमूव करता है। सेकेंडरी में क्या आता है, आपका एएसपी हो गया, ठीक है, ये क्या करता है, ये आपको डिजॉल्व जो मैटर्स हैं उनको रिमूव करता है, ऑर्गेनिक मैटर्स को एरोबिक बायोलॉजिकल प्रोसेस से रिमूव करता है। फिर सेकेंडरी में ही आपका ट्रिकलिंग फिल्टर आ जाता है। ये क्या करता है ट्रिकलिंग फिल्टर, तो आपके डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर्स जो वगैरह होते हैं उनको एरोबिक बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा जो है फिक्स्ड फिल्म मीडिया से रिमूव करने का काम आता है, ठीक है। सेकेंडरी में भी आपका सेकेंडरी में ही यूएएसबी रिएक्टर भी आता है, ठीक है, तो ये आपको याद में रखना है। ग्रिड चैम्बर की बात करते हैं तो ग्रिड चैम्बर क्या करता है, ग्रिड चैम्बर एक प्रकार का एक प्राइमरी ट्रीटमेंट स्टेज है जिसका फंक्शन क्या होता है, हेवी ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं जैसे सेंड, ग्रेवल, आपके सिंडर्स, इन सबको जो है आपके सेडिमेंटेशन के थ्रू आपके वेस्ट वाटर से निकालने का होता है, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कह रहा है कौन सा नहीं है सेकेंडरी, तो ग्रिड चैम्बर, बाकी ये तीनों क्या है, सेकेंडरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया एज टोटल अमोनिया एन इन वाटर शुड नॉट एक्सीड। कह रहा है अमोनिया जो है जिसको टोटल अमोनिया एन लेते हैं वो किससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ऊपर पूरा टेबल आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर अमोनिया एन की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका 0.15 जो है इसका एक्सेप्टेबल है और आपका नो रिलैक्सेशन यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन 0.15 मिलीग्राम पर लीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह द एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ द सिटी इज 210 अकॉर्डिंग टू नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स इट फॉल्स अंडर विच कैटेगरी। कह रहे हैं आपका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI है वो किसी सिटी के लिए जो है उसका जो है कितना दे रहा है, AQI 210 दे रखा है। कह रहा है कि आपका जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो उसके किस कैटेगरी में आएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं यदि AQI आपका 0 to 50 है, ये गुड में आएगा, जिसको हम ग्रीन कलर, अच्छा कलर भी पूछता है, ग्रीन कलर मिनिमल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। यदि हम 5 आपका 51 से 100 है तो ये आपका सेटिस्फैक्ट्री में आता है, जो कि लाइट ग्रीन में देखने को मिलता है, ठीक है। ये माइनर ब्रीथिंग वगैरह जो है या सेंसिटिव पीपल है उनको डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। यदि 101 से 200 है तो ये मॉडरेट में आता है, इसको येलो कलर से बताते हैं, ठीक है। ये पूरा जो है आपका कोडल प्रोविजन है, ठीक है। और ये क्या करता है आपको, तो आपके जो हार्ट डिसीज़ वगैरह जो है, अस्थमा वगैरह जो है, या जो भी लंग्स के जो पीपल्स जो है जिनको प्रॉब्लम है उसको डिस्कम्फर्ट देता है। 201 से 300 गया तो ये आपका पुअर में आ जाएगा, जिसको ऑरेंज से दिखाते हैं। ये भी आपका प्रोलॉन्ग एक्सपोजर होगा तो आपको जो कोई स्वस्थ व्यक्ति भी है ना उसको भी ये ब्रीदिंग में डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। यदि 301 से 400 है तो ये आपको वेरी पुअर में आएगा, जिसको रेड से दिखाते हैं। ये आपको रेसिप्रोकेटरी इलनेस वगैरह जो है लॉन्ग यदि इसका एक्सपोजर हो रहा है दे सकता है। और 401 से 500 देख रहे हैं दिल्ली इसी कैटेगरी के बीच में चल रही है इस समय दिल्ली इन्हीं कैटेगरीज के बीच में चल रही है। इसको हम सीवियर कहते हैं, जो कि डार्क रेड से दिखाते हैं। ये हेल्दी पीपल को भी आपको जो सीरियस इम्पैक्ट दे सकता है, ठीक है। तो ये दिल्ली जैसे गैस चैम्बर सुन इस समय बन गया तो उसका यही AQI चल रहा है इस समय। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कह रहा है कि 210 है तो 210 है, इसका मतलब ये पुअर में आ जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एज पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड सॉलिड इन द ट्रीटेड लीचेट अलाउड फॉर डिस्पोजल शुड बी। कह रहा है कि आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अनुसार आपका कह रहा है जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगा डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक्स का, ठीक है, ट्रीटेड लीचेट की जहाँ पर जो अलाउड है डिस्पोजल वहाँ कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी इंडेक्स दे रखी है। यदि हम सस्पेंडेड सॉलिड की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका इनलैंड सरफेस वाटर के लिए कितना 100, पब्लिक सीवर्स के लिए यदि हम बात करते हैं तो आपका 600 और लैंड डिस्पोजल मोड के लिए 200 आता है। डिजॉल्व सॉलिड्स की बात करते हैं तो ये मिलीग्राम पर लीटर में मैक्सिमम कितना होता है, इनलैंड सरफेस वाटर के लिए 2100, पब्लिक सीवर्स के लिए आपका जो है मोड ऑफ डिस्पोजल पब्लिक सीवर है तो वहाँ पर 2100 ही होगा, और लैंड डिस्पोजल के लिए भी 2100 होगा। अब ये टेबल भी आपको याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पीएच वैल्यू की यदि हम बात करते हैं तो 5.5 से लेकर के आपका 9 तक होता है आपका, ठीक है। इंग्लैंड के लिए 5.5 से लेकर के 9 तक होता है आपका पब्लिक सीवर के लिए, और 5.5 से लेकर 9 तक ही होता है लैंड डिस्पोजल के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन किसके लिए पूछ रखा है, ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन पूछ रखा है। तो अभी आपको बताया कितना 2100 मिलीग्राम पर लीटर होता है, ठीक है। तीनों में ही सेम होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा ये पूरी टेबल आपको पूछी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं आपका, तो जो लोग आर एस पी सी बी का, ठीक है, जो आर एस पी सी बी का जेसो जेडबल का जो है आपका नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, उसके लिए जो हमारी ये टेस्ट सीरीज है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टेस्ट हम लोगों ने 100 लिखा है। हम लोगों ने आज तक जितने भी टेस्ट सीरीज में नंबर्स लिखे हैं हम लोग उससे कई गुना ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग ये टेस्ट सीरीज सिविल की गोली ऐप पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको राजस्थान जीके भी मिलेगा आपका, और टेक्निकल में आपका पॉल्यूशन से लेकर के सब मिलेगा, ठीक है। बाकी और इसके अनाउंसमेंट आने वाली है, तो आप लोग ये आपको लॉन्च हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी पूरी टेबल आप लोग देख ही सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है, एज पर एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड in respect of noise as specified under the Environmental Protection Act, the noise level in day and night time for silence zone। तो यहाँ पर जो एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है जो कि नॉइज के लिए देता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग, कह रहा है कि आपका नाइट, डे और नाइट के लिए नॉइज लेवल आपको बताना है साइलेंस जोन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, एरिया कोड भी याद रखना है, ठीक है। एक यदि हम बात करते हैं जिसमें इंडस्ट्रियल एरिया आता है, डे टाइम में 75 डेसिबल, नाइट टाइम में 70 डेसिबल। बी में आपका जो है कॉमर्शियल एरिया आता है जिसमें 65 आपका डेसिबल डे टाइम है और 55 डेसिबल नाइट टाइम है। सी कैटेगरी में रेसिडेंशियल एरिया आता है जहाँ पर 55 डेसिबल डे टाइम है और 45 डेसिबल नाइट टाइम है। डी कोड में आपका जो है साइलेंस जोन आता है जिसमें 50 डेसिबल आपका क्या है, डे टाइम है और 40 डेसिबल नाइट टाइम है। यहाँ पर हमारा साइलेंस जोन के लिए पूछ रखा है ना, 50-40 हो जाएगा, ठीक है। सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द केस ऑफ पॉइंट सोर्स गॉसियन प्लूम मॉडल, ठीक है। कह रहा है कि आपका जो है इसमें से कौन सा जो है पॉइंट सोर्स गॉसियन मॉडल के लिए ट्रू नहीं है। पहला कह रहा है, रेट ऑफ एमिशन ऑफ पोल्टेंट्स फ्रॉम स्टेक इज कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, यदि हम बात करते हैं, यदि हम बात करें किसकी, यदि हम बात कर रहे हैं आपका गॉसियन प्लूम मॉडल में, कह रहा है कि रेट ऑफ एमिशन जो पोल्टेंट्स का होता है वो कांस्टेंट होता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जो यदि हम बात करते हैं गॉसियन प्लूम मॉडल में, तो हमारा जो रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पोल्टेंट्स का होता है वो आपका जो है कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल बात सही है, ठीक है। ये आपका बात सही है कि ये आपका जो है कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है आपका, कह रहा है कि आपका द ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव स्टेक हाइट। कह रहा है जो ग्राउंड कंसंट्रेशन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेक हाइट की, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये तो गलत मिल गया आपको, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। कह द ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव स्टेक हाइट, ये सही है। कह रहा है विंड स्पीड इज कॉन्स्टेंट इन टाइम, नो, विंड स्पीड आपका जो है कांस्टेंट नहीं होता है, विंड स्पीड भी आपका चेंज होता है। तो विंड स्पीड को यहाँ पर जो कांस्टेंट कह रखा है ना, ये भी आपका गलत है, ठीक है। तो फाइनल कंक्लूजन हमको क्या मिल रहा है, फाइनल कंक्लूजन ये मिल रहा है कि इसमें कोई भी जो है हम कह नहीं सकते, क्योंकि दो इनकरेक्ट दे रखा है। इसका मतलब बोर्ड के अकॉर्डिंग जो है इसको डिलीट भी किया गया है, ठीक है। तो बाकी आप लोग समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को, ये बोर्ड के अकॉर्डिंग डिलीट कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस फॉर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस ऑफ ए न्यू प्रोजेक्ट। कह रहा है कि कोई न्यू प्रोजेक्ट है उसके लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो है, जो प्रोसेस है उसका सीक्वेंस जो है करेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो यदि हम सीक्वेंस की बात करते हैं EIA का, तो उसमें पहले स्क्रीनिंग होती है, फिर स्कोपिंग आता है, फिर कलेक्शन ऑफ बेसलाइन डाटा आता है, फिर आपका इम्पैक्ट एनालिसिस आता है, उसके बाद इम्पैक्ट मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट आता है, फिर पब्लिक हियरिंग आती है, फिर EIA रिपोर्ट, फिर रिव्यू आता है, फिर डिसीजन मेकिंग और फिर आपका इशू ऑफ इन्वायरमेंटल क्लियरेंस आता है, ठीक है। तो करेक्ट यहाँ पर क्या मिल जाएगा, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक कंसल्टेशन एंड अप्रेजल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच इज वेल नोन मेथड ऑफ डीफ्लोराइडेशन ऑफ वाटर एमॉन्ग फॉलोइंग। कह रहा है कि यहाँ पर जो है कौन सा आपका जो है वेल नोन मेथड है डीफ्लोराइडेशन का आपका वाटर का, ठीक है। अब जब हम नल गुंडा टेक्निक की बात करते हैं तो इस टेक्निक का यूज हम किसके लिए करते हैं, इस टेक्निक का यूज हम अपने जो फ्लोराइड कंटेंट है या कह सकते हैं डीफ्लोराइडेशन के लिए, अलॉन्ग विथ आपका रिमूवल ऑफ कलर, ऑर्डर, टर्बिडिटी, बैक्टीरिया और जो ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स है रॉ वाटर में, उन सबको रिमूव करने का टेक्निक कौन सा है, नलगुंडा टेक्निक, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो है लाइम या सोडियम कार्बोनेट का प्रायर मिक्सिंग करते हैं, उसके द्वारा इसको करते हैं, ठीक है। ये आपका मेनली जो है रूरल एरियाज के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था, विंड्रो मेथड ऑफ कंपोस्टिंग इज ए मेथड कॉल्ड एज। कह रहा जो विंड्रो मेथड है कंपोस्टिंग का, उस मेथड को हम क्या कहते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं विंड्रो मेथड ऑफ कंपोस्टिंग की बात करते हैं, तो विंड्रो कंपोस्टिंग क्या होता है? जब विंड्रो कंपोस्टिंग की बात करते हैं, ये एक ऐसा कंपोस्टिंग मेथड होता है जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट को लॉन्ग नैरो रोज, ठीक है, जिसको हम विंड्रो बोलते हैं, जो लॉन्ग नैरो, जो आपके लॉन्ग नैरो जो रोज होते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम विंड्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विंड्रो बोलते हैं। ये भी याद रखना है, ठीक है। तो यदि विंड्रो कंपोस्टिंग की बात करते हैं तो ये एक ऐसी कंपोस्टिंग मेथड है जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट को जो है, जो लॉन्ग नैरो रोज होते हैं उसमें पाइल करके रखा जाता है, ठीक है। इन विंडोज को आपका रेगुलरली क्या करते हैं? इन विंडोज को रेगुलरली टर्न किया जाता है, ठीक है, ताकि आपका जो मिक्सचर है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन जाती रहे और डिकम्पोजिशन है वो सही तरह से होता रहे। ये मेथड लार्ज स्केल कंपोस्टिंग के लिए यूज में लाया जाता है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस मेथड को हम लोग इंडोर मेथड के अकॉर्डिंग ही लेते हैं, ठीक है। तो इंडोर मेथड जो है विंडो कंपोस्टिंग में ही आता है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो कह रहा है कि आपका कंपोस्टिंग मेथड इज कॉल्ड, तो आपका जो है इसकी बात हम कर रहे हैं ना, तो ये इंडोर मेथड है, ठीक है। तो डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे बोर्ड ने तो इसको डिलीट कर दिया है, बट करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ये बोर्ड ने पता नहीं क्यों डिलीट किया है, बट करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। बाकी और मेथड भी आप लोग देख सकते हैं। इससे हम बात करते हैं बैंगलोर मेथड की, तो आपका जो है इसमें विंडोज़ की जगह पर हम लोग ट्रेंचेस का यूज करते हैं कंपोस्टिंग के लिए। भोपाल मेथड की बात करते हैं तो ये आपका बहुत ही इस्टेब्लिश आपका कंपोस्टिंग मेथड नहीं है, बहुत रेयर यूज होता है। महाराष्ट्र मेथड भी आपका ऑब्सोलीट हो चुका है, तो ये भी अब यूज में नहीं लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अबायोटिक कंपोनेंट, कह रहा है इसमें से कौन सा एक अबायोटिक कंपोनेंट है। अब जब हम इकोसिस्टम पढ़ते हैं, जब इकोसिस्टम की स्टडी करते हैं, ठीक है, जब हम इकोसिस्टम की स्टडी करते हैं तो हम दो चीज़ें देखते हैं, दो कंपोनेंट्स देखते हैं, ठीक है। इसमें दो कंपोनेंट्स देखते हैं, एक हम बायोटिक कंपोनेंट्स देखते हैं, ठीक है, एक हम बायोटिक कंपोनेंट्स देखते हैं और एक अबायोटिक कंपोनेंट्स देखते हैं, ठीक है। जब हम बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं उसमें क्या आता है? तो बायोटिक कंपोनेंट्स आपके जो होते हैं उसमें आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, प्लांट्स, मतलब जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्या कह सकते हैं इसको? कह सकते हैं इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। जबकि अबायोटिक की बात करते हैं तो उसमें टेम्परेचर, सनलाइट, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें, पीएच वगैरह जो है, जो कि नॉन लिविंग है। इसमें जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, क्या कह सकते हैं, याद कर सकते हैं कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो है इसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये क्या है आपके? ये तो बायोटिक हो जाएंगे। और लैंड क्या हो जाएगा? अबायोटिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग जोन ऑफ पॉल्यूशन इन रिवर स्ट्रीम डिजॉल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन फॉल डाउन टू जीरो। कह रहा है आपका जो जोन ऑफ पॉल्यूशन होता है, जो रिवर स्ट्रीम का, कह रहा है वो कौन सा जोन होता है जहां पर आपका जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है ना, वो जीरो हो जाता है, ठीक है। ये आपको बताना है। अब यदि हम बात करते हैं जोन ऑफ पॉल्यूशन की, ठीक है, अच्छा, जब आपका एक पॉल्यूटेड स्ट्रीम की यदि हम बात करते हैं, उसका जब सेल्फ प्यूरिफिकेशन से वो गुजरता है तो उसमें पॉल्यूटेंट के टोटल 4 जोन बनते हैं, ठीक है। जिसमें क्या है? पहला आपका है जोन ऑफ डिग्रेडेशन। पहला क्या है? जोन ऑफ डिग्रेडेशन। अब इस जोन की यदि हम बात करते हैं, जोन ऑफ डिग्रेडेशन कहाँ होता है? जोन ऑफ डिग्रेडेशन की यदि हम बात करते हैं तो ये जोन आपका जो सीवर आउटफॉल के नीचे होता है, ठीक है। कहाँ पर होता है? सीवर आउटफॉल जो होती है उसके नीचे होता है, जहां पर आपका सीवेज स्ट्रीम गिर रहा होता है, वहां पर क्या होता है? जोन ऑफ डिग्रेडेशन। यहाँ पर जो वाटर होती है ना, वो आपकी जो है डार्क देखने को मिलेगी और टर्बिड देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रीम बेड जो होती है वहाँ पर स्लज आपको जमा मिलता है और डिजॉल्व ऑक्सीजन यहाँ पर रिड्यूस होकर कितना हो जाता है? 40% हो जाता है, ठीक है। ऐसे आता है आपका नेक्स्ट जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। यदि हम जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन की बात करते हैं तो ये आपका जो है, ये जोन जो है हेवी पोल्यूशन जोन होता है। यहाँ पर डीओ की यदि हम बात, ये आपका हेवी पोल्यूशन जोन होता है। यहाँ पर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है ना, वो जीरो हो जाती है, वो ऑब्सेंस में रहता है, ठीक है। और वाटर जो आपको ग्रेइश टू डार्क आपको देखने को यहाँ मिलता है, ठीक है। यहाँ पर जो है अनएरोबिक डाइजेशन जो है वो आपका स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर गैसेज जो है इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेज जो है वो आपके इन्वॉल्व होती हैं। और ये गैसेज जो है ये बबलिंग सरफेस, इन गैसेज के कारण क्या होता है? इन गैसेज के कारण जो है आपको सरफेस पर बबलिंग देखने को मिलती है, ठीक है। स्लज जो है बैक स्कम की फॉर्म में जो है सरफेस पर दिखाई देता है इसमें, ठीक है। फिश लाइफ वगैरह जो इसमें एब्सेंट होता है। तो ये हो गया आपका जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। उसके बाद आता है क्या आपका? उसके बाद आता है जोन ऑफ रिकवरी,
ठीक है। यहाँ पर स्ट्रीम अपनी नॉर्मल कंडीशन जो है रिकवर करना शुरू कर देती है। जब जोन ऑफ रिकवरी की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रीम अपना जो है नॉर्मल कंडीशन जो है उसको रिकवर करना शुरू कर देती है। ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर स्लज की तरह सेटल होना हो चुका होता है, इसमें ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं ना उस स्लज की तरह इसमें सेटल हो जाते हैं। ठीक है। डीओ जो होता है वो फॉल होता है। ठीक है। डीओ 40% से ऊपर बढ़ने लगता है। अब यहाँ पर बायोलॉजिकल चेंजेस भी देखने को मिलने लगते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक लाइफ जो होती हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। वाटर क्लीन होता है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर फंगीज वगैरह जो वो डिक्रीज होती हैं और जो एल्गाई होती हैं वो रीअपियर होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद आता है क्लियर वाटर जोन। अब क्लियर वाटर जोन की बात करते हैं, ये आपका फाइनल स्टेज होता है। ठीक है। स्ट्रीम कंप्लीटली रिकवर हो चुकी होती है इसमें। ठीक है। यहाँ पर डीओ यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर डीओ जो होता है वो ग्रेटर देन बीओडी हो जाता है। ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस हो जाती है, वाटर क्लियर और इफेक्टिव दिखता है आपको। कुछ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो स्टिल यहाँ पर भी अवेलेबल होते हैं। तो ये आपके जोन्स हैं। आई होप ये पूरी जोन आपको समझ में आई होगी। तो जीरो कहाँ पर हो जाता है, तो आपका जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन में आपका डिजोल्व ऑक्सीजन जो होता है वो जीरो हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे व्हाट इज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ स्लो सेंड फिल्टर। कह रहा है स्लो सेंड फिल्टर का रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना होता है। तो आपको पता है जब आप रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की बात करते हैं स्लो सेंड के लिए कितना होता है, तो स्लो सेंड के लिए आपका 100 to 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। पर मीटर स्क्वायर होता है। और जब हम बात करते हैं रैपिड सेंड फिल्टर के लिए यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो है 400 से ऊपर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका स्लो के लिए पूछ रखा है ना, यहाँ पर स्लो सेंड के लिए पूछ रखा है, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी 100 to 200। नेक्स्ट क्वेश्चन का रिंगल मैन स्केल इज यूज टू। का रिंगल्स मैन जो स्केल है वो किसके लिए यूज करते हैं, तो यदि हम रिंगल मैन स्केल की बात करते हैं तो ये आपका अपरेंट डेंसिटी या आपका जो स्मोक की ओपेसिटी होती है उसको मेजर करने के लिए यूज में लाया जाता है। ये आपके फ्रेंच प्रोफेसर जो कि एक एग्रीकल्चर इंजीनियर थे मैक्सिमिलियन रिंगलमैन, उनके द्वारा जो है आपका डेवलप किया गया। ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ग्रेट डेंसिटी ऑफ स्मोक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द अपर लेयर ऑफ लेक वाटर थ्रू विच सनलाइट कैन पेनिट्रेट इज कॉल्ड। कह रहा है कि आपका जो अपर लेयर होता है लेक का जिसमें सनलाइट पेनिट्रेट कर सकता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे ऊपर वाला जो पोल्यूशन जोन बताया ना वैसे ये भी रिपीट, ये बिल्कुल रिपीट होता है, बार 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 ये टॉपिक आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं यूथोपिक जोन की, ठीक है, यदि हम यूफोटिक जोन की बात करते हैं, क्या होता है यूफोटिक जोन, तो ये वाटर बॉडी का सबसे ऊपर का जोन होता है। ठीक है। जहाँ तक सनलाइट क्या करता है, इजीली पेनिट्रेट करता है। ठीक है। इतनी लाइट होती है कि आपका फोटोसिंथेसिस हो सके। ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात इस जोन की डेप्थ की पानी की क्लियरली और टर्बिडिटी पर डिपेंड करती है, कितना डेप्थ तक जाएगा वो उसकी टर्बिडिटी वगैरह डिपेंड करती है। ठीक है। तो सनलाइट कहाँ पर पेनिट्रेट कर सकता है, तो आपका यूफोटिक जोन में सनलाइट पेनिट्रेट कर सकता है। ठीक है। और ये यदि हम बात करते हैं इसकी डेप्थ लगभग 200 मीटर, कितनी 200 मीटर तक इसकी डेप्थ होती है। ठीक है। अब अगला आता है क्या आपका लिटोरल। ठीक है। लिटोरल जोन। अब लिटोरल जोन की यदि हम बात करते हैं तो लिटोरल जोन वाटर बॉडी के नियर जो शोर एरिया होती है ना उसका एरिया होता है। ठीक है। यहाँ सनलाइट बॉटम तक पहुँच जाती है, इस वजह से यह जोन आपका जो है रूटेड एक्वेटिक प्लांट्स जो होता है उनके लिए परफेक्ट होता है। ठीक है। और ये जोन बहुत डाइवर्स एक्वेटिक लाइफ वगैरह रखता है जिसमें स्मॉल प्लांट्स, स्मॉल फिशेज वगैरह सब कुछ देखने को मिलती हैं। ठीक है। ऐसे आता है आपका क्या, आपका आता है बेंथिक जोन। अब यदि हम बात करते हैं कि इसकी बेंथिक जोन की बात करते हैं तो ये आपका वाटर बॉडी का बॉटम मोस्ट लेयर होता है। ये आपका क्या होता है, बॉटम मोस्ट लेयर होता है जिसको हम बेंथिक जोन कहते हैं। यहाँ सेडिमेंट और ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो एक्यूमुलेट होते हैं। ठीक है। लाइट पेनिट्रेशन यहाँ पर जो है बहुत कम या जीरो के बराबर होता है। ठीक है। स्पेशली आपके जो ओशियंस जो होते हैं उसके डीप पार्ट्स में ये आपको जोन देखने को ये मिलता है। और ये मोस्टली डिकम्पोजर्स, वॉर्म्स वगैरह जो है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो यहाँ पर रहते हैं। ठीक है। अब यूथ्रोफिकेशन की बात करते हैं तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ आपका एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है देखने को मिलते हैं, ये अलग चीज़ है। ठीक है। ये आपके 4 जोन जो है आपको याद रखने हैं, तीनों जोन। ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाए यहाँ पर, एक यूफोटिक जोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन कोल्ड कंट्रीज हाउ द टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड इन स्लज डाइजेशन टैंक। कह रहा है जो कोल्ड आपके कंट्रीज है वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है स्लज डाइजेशन टैंक में कैसे कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। जब हम कोल्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं तो कोल्ड कंट्रीज़ में स्लज डाइजेशन टैंक जो है उसमें स्पेसिफिक टेम्परेचर जो है आपके जो ऑप्टिमल
अनएरोबिक डाइजेशन है उसके लिए मेंटेन करके रखा जाता है। उसमें क्या करते हैं, तो उसमें एक सर्कुलेटिंग हॉट वाटर के लिए कॉइल जो है अंदर प्रोवाइड किया जाता है टैंक में, जो कि जो है टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है और हीट को जो है इफेक्टिव रखता है स्लज के लिए, ठीक है। तो ये मेथड क्या करता है, ये आपको प्रिसाइज टेम्परेचर रेगुलेशन और ओवर जो है हीटिंग को भी अवॉइड करता है। तो किसके द्वारा हम रख सकते हैं उसको, बाय सर्कुलेटिंग हॉट वाटर हीट थ्रू द कॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेडिएशन सिकनेस में बी प्रोड्यूस्ड बाय रेडिएशन डोज ऑफ अबाउट। कह रहा है रेडिएशन सिकनेस की यदि हम बात कर रहे हैं तो कह रहा है आपका जो है कितना आपका जो है उसके लिए डोज जो होता है, ठीक है, वो प्रोड्यूस होता है। अब रेडिएशन सिकनेस की बात करते हैं, इसको हम एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम भी कहते हैं। ये कब होता है, तो जब आपका जो है बॉडी आपका एक्सपोज्ड हो जाए शॉर्ट पीरियड के लिए भी हाई आपका जो है आयोनाइजिंग रेडिएशन जोन में, तो वहाँ पर आपको जो है रेडिएशन सिकनेस देखने को मिलती है, ठीक है। इसको हम मेजर करते हैं आपको किस में, तो इसको मेजर करते हैं आप ऑब्जर्व डोज में, ठीक है। और ये आपका कितना होता है, तो ये आपको जो है रेम में जिसको मेजर करते हैं तो कितना रेम आता है, तो ये आपका जो है 100 रेम आता है आपका रेडिएशन सिकनेस के लिए वैल्यू कितना 100 रेम। अब इफेक्टिव की यदि हम बात करते हैं एक्यूट आपका रेडिएशन एक्सपोजर की, यदि आपका लेस देन 50 या इक्वल टू 5 REM है, इसका मतलब यहाँ पर कोई आपका क्लिनिकल इफेक्ट डिटेक्ट नहीं होगा। 20 to 50 है तो स्लाइड चेंजेस आपके ब्लड काउंट वगैरह में देखने को मिलेंगे। 100 तक है तो आपको जो है यहाँ पर रेडिएशन सिकनेस देखने को मिलेगी, वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है। 300 to 400 हो गया, इसका मतलब जो है ये आपका लीथल में माना जाता है, ठीक है, जहाँ पर आपको जो है आप विदाउट मेडिकल केयर के रह ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और यदि 600 से ज़्यादा होगा तो ये आपको ऑलमोस्ट फेटल में आता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फॉर फ्लॉकुलेंट स्लज इन UASB रिएक्टर्स वेयर ए सेटलिंग जोन इज प्रोवाइडेड द एवरेज हाइड्रोलिक ओवरफ्लो रेट शुड नॉट एक्सीड। कह रहा है आपका जो फ्लॉकुलेंट स्लज है UASB रिएक्टर्स के लिए वहाँ पर सेटलिंग जोन प्रोवाइड है, तो कह रहा है जो एवरेज हाइड्रोलिक ओवरफ्लो रेट है वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जब भी हम UASB रिएक्टर्स की बात करते हैं उसके सेटलिंग जोन में यदि आप फ्लॉकुलेंट स्लज की बात करते हैं तो वहाँ पर जो हाइड्रोलिक ओवरफ्लो होता है रेट वो कभी भी आपका जो है आपका 1 मिलीग्राम पर आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आप सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है आपका pneumoconitis इज कॉज्ड ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। हम न्यूम्यूकोनोसिस की यदि हम बात करते हैं तो ये एक जनरल टर्म है जो कि लंग डिसीज के लिए यूज में लाया जाता है। जब भी आपके डस्ट पार्टिकल्स जो हैं लॉन्ग पीरियड तक इनहेल हो जाते हैं तो उसके कारण जो ये आपको देखने को मिलता है। अब उसमें जो है आपके मेनली सिलिका यदि आपका जो है वो इनहेल कर रहे हैं लॉन्ग टर्म तक तो उसके कारण जो ये देखने को मिलता है। तो मेन क्या है इसका, सिलिका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट शुड बी द pH रेंज ऑफ एनी मटेरियल टू बी आइडेंटिफाइड इन हैजार्डस वेस्ट। कह रहा है कि हैजार्डस वेस्ट के रूप में जो है कोई भी मटेरियल को यदि आइडेंटिफाई किया जा रहा है तो उसका pH कितना होगा। तो जब हम हैजार्डस वेस्ट की बात करते हैं तो वो एक्सट्रीम एसिडिक होता है, मतलब आपका pH वैल्यू लेस देन 2 आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और या एक्सट्रीम एल्कनिटी होगी, मतलब ग्रेटर देन आपका 12.5 देखने को मिलेगा। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री एफ्लुएंट में कंटेन्स वेरी हाई BOD which is greater than 20,000 milligram per liter and COD is greater than 6,000 milligram per liter। जब भी हम डिस्टिलरी वाटर इंडस्ट्री की बात करते हैं यहाँ पर एक्सट्रीमली हाई BOD COD आपको देखने को मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पर लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड, शुगर, प्रोटीन, ये सब उसमें देखने को मिलती है, इसके प्रोडक्शन के कारण यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिस्टिलरी इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है with reference to the National Green Tribunal Act 2010, which of the following legislation does not come under the jurisdiction of the National Green Tribunal India। करेक्ट, NGT जो आपका नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो आपका एक्ट है 2010 का, उसके अकॉर्डिंग कर रहा है कौन सा लेजिस्लेशन जो है उसके अंडर नहीं आता है, उसके जुरिडिक्शन में नहीं आता है, ठीक है। तो यदि हम NGT की बात करते हैं तो NGT के आपका जो जुरिडिक्शन की यदि हम बात करते हैं, NGT क्या करता है, ये आपको इन्वायरमेंटल मैटर्स या उससे रिलेटेड डिस्प्यूट वगैरह जो है उसको सुलझाने का काम आता है। इसके यदि हम लीगल राइट्स की बात करते हैं उसमें कौन कौन आता है, तो उसमें आपका वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड पॉल्यूशन आपका एक्ट 1974 आता है, वाटर आपका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेज एक्ट 1977 आता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 आता है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 आता है, द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आता है, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 आता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 आता है। ये सब इसके अंडर में आते हैं, ठीक है। इसमें कौन सा नहीं आता है इसमें पूछ रखा है, तो आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है इसके अंडर
नहीं आता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन वाज द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट इनेक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट। कह रहा है आपका जो कब जो है एयर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट जो है इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किया गया। तो जब एयर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन एक्ट की बात करते हैं तो 1981 में जो है प्राइमरी लेजिस्लेशन ला करके पूरे इंडिया में इसको जो है लागू किया गया। ठीक है, तो कब लागू किया गया? 29 मार्च 1981। तो याद रखिएगा, कभी कभी 29 मार्च भी पूछ लेता है। सही ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका अनएरोबिक बैक्टीरिया कॉल्ड मीथेन फॉर्मर्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ स्लज डाइजेशन। कह रहा है आपका स्लज डाइजेशन के किस स्टेज में एक अनएरोबिक बैक्टीरिया जिसको मीथेन फॉर्मर कहते हैं वो पाया जाता है। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं अपना स्लज डाइजेशन की, तो इसकी स्लज डाइजेशन की 3 स्टेजेस होती हैं। कितनी? यहाँ पर 3 स्टेजेस होती हैं। स्लज डाइजेशन की 3 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, 3 स्टेज यहाँ पर होता है। ये स्टेज कौन कौन सी होती हैं? यदि हम पहले स्टेज की बात करते हैं तो हमारा पहला स्टेज क्या होता है? एसिड फर्मेंटेशन स्टेज। क्या होता है आपका पहला? एसिड फर्मेंटेशन स्टेज। ठीक है, ये पहला स्टेज होता है। दूसरा क्या होता है? पहला स्टेज हो गया हमारा। दूसरे स्टेज की यदि हम बात करते हैं तो एसिड रिग्रेशन स्टेज होता है। दूसरा क्या होता है आपका? एसिड रिग्रेशन स्टेज होता है। और तीसरा जो हमारा होता है वो हमारा होता है एल्केलाइन फर्मेंटेशन। क्या होता है आपका? एल्केलाइन। ठीक है, एल्केलाइन फर्मेंटेशन। ठीक है, अब यदि हम बात करते एक एक स्टेज को थोड़ा बहुत हम लोग देखते हैं। जब हम बात करते हैं एसिड फर्मेंटेशन स्टेज, जिसको एसिड प्रोडक्शन स्टेज भी कहते हैं, तो इस स्टेज में क्या होता है? तो इस स्टेज में आपका जो है फ्रेश स्लज पर अनएरोबिक और आपके फ्लक्चुएटिव बैक्टीरिया जो है वो एक्शन करते हैं, जिसको हम एसिड फॉर्मर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? एसिड फॉर्मर्स हमारे होते हैं। 1 सेकेंड, ओके। तो ये क्या होता है? हमारे एसिड फॉर्मर्स होते हैं। अब ये क्या होता है? तो ये बैक्टीरिया जो होता है ये आपके स्लज में आपका जो है इंटेंसिव एसिड प्रोडक्शन करते हैं। एसिड बनने की वजह से स्लज जो होता है हाईली एसिडिक हो जाता है। मतलब वहाँ पर पीएच, यदि हम स्लज की पीएच की बात करते हैं इसमें ना, हाईली एसिडिक होने का मतलब जो पीएच स्लज की होती है, ठीक है, ये आपकी जो पीएच होती है ना, ये पहुँच जाती है कितनी? 6 तक। ये पीएच आपको 6 से नीचे चला जाता है, 6 से नीचे चला जाता है। और बीओडी होता है ना, वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सिंपल वर्ड में कह सकते हैं जब एसिड फर्मेंटेशन की बात करते हैं, यहाँ क्या होता है? स्लज में एसिड बनने लगता है। ठीक है, और बैड स्मेल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, यदि हम एसिड रिग्रेशन स्टेज की बात करते हैं तो जो फर्स्ट स्टेज में बनने वाला जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक जो एसिड होता है, ठीक है, और जो आपका नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, इसको बैक्टीरिया तोड़ने लगता है, जिससे एसिड कार्बोनेट और बैक्टीरिया इसको तोड़ेगा। अब बैक्टीरिया के तोड़ने से क्या होता है? आपको एसिड कार्बोनेट्स और अमोनियम कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, और स्लज जो है यहाँ पर जो ऑर्डर बहुत ऑफेंसिव हो जाता है। यहाँ पर जो स्लज का ऑर्डर जो होता है बहुत ही ऑफेंसिव हो जाता है। और यहाँ पर पीएच जो होता है ना, ये पीएच आपका जो है, जो पीएच है ये आपका 6.8 तक इंक्रीज कर जाता है। कितना? 6.8 तक जो है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, इसका मतलब एसिड आपका कम होने लगता है। अब यहाँ पर जो ये आपका स्टेज जो होता है ये 3 मंथ्स तक, ये स्टेज आपके 3 मंथ तक लगभग चलता है। 3 महीने ये स्टेज आपका चलता है। ठीक है, और यहाँ पर जो बीओडी होता है वो हाई रहता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपका एल्कलाइन फर्मेंटेशन स्टेज आता है। क्या होता है एल्कलाइन फर्मेंटेशन स्टेज में? तो एल्कलाइन फर्मेंटेशन स्टेज की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ये आपका फाइनल स्टेज होता है। ठीक है, ये डाइजेशन का फाइनल स्टेज होता है। स्लज में से लिक्विड अलग हो जाता है और जो डाइजेस्टेड स्लज है वो बनता है। ठीक है, स्लज आपका ग्रेनुलर, स्टेबल और ऑर्डरलेस हो जाता है। ये डाइजेस्टेड स्लज टैंक, ठीक है, ये आपका जब डाइजेस्टिव स्लज टैंक के बॉटम में सेटल होता है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? जो सेटल हो जाता है, इसमें जो सेटल हो जाता है बॉटम में, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं आपका रिपेंड स्लज। क्या कहते हैं उसको? हम लोग कहते हैं रिपेंड स्लज।
क्या कहते हैं, रिपेंड स्लज। तो ये भी कई जगह क्वेश्चन पूछता है आपको, ठीक है। यहाँ पर जो स्लज एल्कोलाइन हो जाता है, मतलब पीएच जो है वो 7 से ऊपर हो जाता है। इसमें जो पीएच होगा क्या हो जाएगा, ये 7 से ऊपर चला जाता है, पीएच 7 से थोड़ा ऊपर हो जाता है, ठीक है। बीओडी रैपिडली फॉल होता है, यहाँ पर बीओडी रैपिडली आपका फॉल होता है, और लार्ज क्वांटिटी में मीथेन जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यदि हम मीथेन फॉर्मर्स की बात करते हैं वो किस में होता है, तो वो हमारा होता है एल्कलाइन फर्मेंटेशन, जो कि फाइनल स्टेज है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एयर पोल्टेंट विच रिड्यूसेस ऑक्सीजन डिलीवरिंग कैपेसिटी टू ऑर्गन्स एंड टिश्यूज इज। कह रहा है आपका एयर पोल्टेंट जो कि आपके ऑर्गन डिलीवरी, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन डिलीवरिंग जो कैपेसिटी आपके ऑर्गन्स और टिश्यू में रिड्यूस करते हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, ये आपके जो हीमोग्लोबिन है उसको जमाने का काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन उसको रोकता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन प्रिवेंट कर देगा, इसका मतलब हीमोग्लोबिन जो है वो बनने लगेगा, और आपको जो है लंग्स वगैरह में प्रॉब्लम, टिश्यूज वगैरह में क्रिएट होने सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इससे हाइपोक्सिया वगैरह हो सकता है और डेथ भी हो सकता है। तो किसके कारण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका डिटेंशन टाइम सफिशिएंट फॉर ए वाटर डेप्थ ऑफ अबाउट 1 to 1.8 मीटर इन रेक्टेंगुलर ग्रिड चैम्बर इज, ठीक है। कह रहा है आपका जो डिटेंशन टाइम होता है वो कह रहा है आपका 1.8 मीटर वाटर डेप्थ के लिए जो है कितने टाइम तक आपका ग्रिड चैम्बर के लिए आपका सफिशिएंट होता है, ठीक है। तो यदि हम ग्रिड रिमूवल या ग्रिड चैम्बर की यदि हम बात करते हैं, क्या करता है, ये आपके ग्रेवल्स वगैरह जो है उनको निकालने का काम आता है। जो इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स होता है एक्चुअली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, उसे रिमूव करने का काम आता है। और 1 से लेकर 1.8 मीटर डेप्थ की यदि हम बात करते हैं तो उसके लिए सफिशिएंट आपका डिटेंशन टाइम होता है वो आपका 40 to 60 सेकेंड्स होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा ए लेक्स प्रोडक्टिविटी लेवल मे बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ ग्रोथ ऑफ। कह रहा है आपका जो लेक्स का प्रोडक्टिविटी लेवल है, ठीक है, वो आपका किसके द्वारा, आपका जो अमाउंट ऑफ ग्रोथ जो है किसका होता है, जिससे हम मेजर करके हम बता सकते हैं, ठीक है। अब यदि हम लेक के प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, लेक की प्रोडक्टिविटी जो होती है वह रेट होती है, ठीक है, जिस पर आपके इकोसिस्टम में, जो लेक इकोसिस्टम है उसमें ऑर्गेनिक मैटर्स आपके जो है प्रोड्यूस होते हैं, वही क्या कहलाती है, आपकी लेक प्रोडक्टिविटी कहलाती है, ठीक है। अब इसमें जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, ठीक है, आपका जो इक्वेटिक सिस्टम में वो एल्गाई होता है, और एल्गाई है उसी को हम मेजर करके हम अपने लेक में जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं उनके प्रोडक्शन वगैरह ग्रोथ को हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो लेक्स प्रोडक्टिविटी लेवल हम किससे बताएंगे, वो हम एल्गाई से बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा द एफिशिएंसी ऑफ बीओडी रिमूवल ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर इज। कह रहा है ट्रिकलिंग फिल्टर का जो है बीओडी रिमूवल का जो एफिशिएंसी होता है वो कितना होता है, ठीक है। अच्छा, ट्रिकलिंग फिल्टर की यदि हम बात करते हैं, ट्रिकलिंग फिल्टर क्या होता है, तो ट्रिकलिंग फिल्टर है आपका एक एरोबिक अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम होता है, जो कि आपका 2 से 3 मीटर डीप सर्कुलर बेड जो होता है, जो कि ग्रेनुलर स्टोन का बना होता है, जो ग्रेवल्स वगैरह का साइज जो होता है 50 to 70 mm इन साइज होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछता है, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें ट्रिकलिंग फिल्टर के ऊपर जो रोटरी आपके डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो आपके जो है कॉन्टिन्यूसली जो क्या करते हैं, सीवेज को स्प्रे करते हैं, जो कि आपका अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे की ओर बैठता है, ठीक है। अब इसके कुछ एडवांटेज हैं। एडवांटेज क्या है कि रेट ऑफ फिल्टर लोडिंग वहाँ पर हाई होती है, ठीक है। इसका मतलब कि आप जो है कम आपका लेसर लाइन एरिया होगा, ठीक है, तो वहाँ पर भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एफुलेंट जो ऑब्टेन किया जाता है ट्रिकलिंग फिल्टर से वो आपका सफिशिएंटली स्टेबलाइज्ड होता है, ठीक है। ये आपके 75% से लेके 80%, 75% आपका बीओडी और 80% सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट जो होता है स्लज का वो आपका ट्रिकलिंग फिल्टर से वेरी हाई आता है, 99% तक आता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं यदि ट्रीटमेंट मेथड की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन डीच के लिए तो 98% बीओडी रिमूवल, ऑक्सीडेशन पॉन्ड के लिए 90% बीओडी रिमूवल, और एरेशन लैगून्स के लिए ये आपका 65 to 90% आता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बोर्ड है आरएसपीसीबी ने इस क्वेश्चन को डिलीट किया है क्योंकि कई जगह डाटा अलग अलग दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड डाटा की यदि हम बात करते हैं तो उससे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा
डॉट इज द मिनिमम लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर फिशेज टू सर्वाइव इन द रिवर एंड स्ट्रीम्स। कह रहा है कि रिवर और स्ट्रीम में फिशेज के सर्वाइवल के लिए मिनिमम लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अच्छा डिजॉल्व ऑक्सीजन के लिए हम बात करते हैं क्या होता है। ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है वाटर में जो नेचुरली ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसका अमाउंट होता है। ठीक है, और आपके जो एक्वेटिक लाइफ है फिशेज वगैरह हैं वाटर बॉडीज़ में, उनके लिए डीओ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और डीओ कंटेंट किस पर डिपेंड करता है, ये आपके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, वाटर के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब यदि हम बात करते हैं तो जो भी हमारे डीओ कंटेंट को यदि हमको डिटरमाइन करना है उसके लिए हम विंकलर स्टेट आपका जो है टेस्ट यूज करते हैं। हमारी जो भी आपके एक्वेटिक लाइफ्स वगैरह हैं उनके लिए एटलीस्ट आपका जो है 4 ppm आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन नेसेसरी है, ये आपके होना ही चाहिए। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 4 मिलीग्राम पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका स्कीमिंग टैंक्स आर यूज टू रिमूव डॉट इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। कह रहा है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में किसके रिमूवल के लिए स्कीमिंग टैंक का यूज होता है। ठीक है, अब स्कीमिंग टैंक क्या होता है, तो स्कीमिंग टैंक एक प्रकार का चैम्बर होता है जो कि आपकी फ्लोटिंग मैटर जैसे ऑयल ग्रीस इन सबको निकालने के रिमूव करने के वेस्ट वाटर में काम आता है। इसमें क्या होता है कि आपका इसमें बफल आपके जो है बेफल्स लगे होते हैं जिसको पार्टीशन वॉल भी कहते हैं, उससे कंटिन्यू जो है चैम्बर्स के थ्रू जो है आपका वेस्ट वाटर जाता है और ये सब नीचे बैठते जाते हैं फ्लोट मटेरियल्स। ठीक है, ये होता है आपका क्या, ये होता है स्कीमिंग टैंक। तो स्कीमिंग टैंक से हम क्या रिमूव कर सकते हैं, तो ऑयल एंड ग्रीस, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और डिटेंशन पीरियड के लिए हम बात करते हैं स्कीमिंग टैंक का, तो वो 3 to 5 मिनट्स होता है, तो ये डाटा याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका द केमिकल यूज्ड फॉर ऑक्सीडाइजिंग ऑर्गेनिक मैटर इन सीओडी टेस्ट इज। कह रहा है सीओडी टेस्ट में ऑर्गेनिक मैटर्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए जो केमिकल यूज होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, यदि हम सीओडी टेस्ट की यदि हम बात करते हैं जिसको हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, अच्छा ये किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये आपके जो बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल कंटेंट हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर जो है उनके लिए ये टेस्ट आपको किया जाता है। ठीक है, ये टेस्ट आपको ऑक्सीजन इक्विवेलेंट बताता है। ठीक है, अब इसमें यदि हम बात करते हैं तो जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एज ऑर्गेनिक मैटर की यदि हम बात करते हैं वो हम यूज करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है K2Cr2O7। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कई जगह क्वेश्चन में देखने को मिलता है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम डाइक्रोमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर हैज स्मूथ डेक लेयर इन इट। कह रहा है किस में जो है स्मूथ डेक जो लेयर जो है किस फिल्टर में बनता है। ठीक है, तो जब हम स्लो सेंट फिल्टर की बात करते हैं तो स्लो सेंट फिल्टर जो कॉन्टिन्यूसली जो है उसमें जब इम्प्योरिटीज आती हैं तो उसके बेड पर जो है ना एक लेयर जम जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं। ठीक है, उनकी एक लेयर जम क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे स्लो सेंट फिल्टर में वो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज जैसे फूड वगैरह जो है उसको खाकर कन्वर्ट करते हैं आपका हार्मलेस कंपाउंड्स में। ठीक है, जिसका एक लेयर बन जाता है जिसको हम इसको आपका स्मूथ जेक कहते हैं। ठीक है, अब इसको यदि हम बात करते हैं तो ये किस में बनता है, स्लो सैंड फिल्टर में बनता है। अब इस लेयर को जो है आपका जो है जब हम क्लीनिंग करते हैं तो उस समय इसको स्क्रैप करके 24 आवर्स 36 आवर्स के लिए हटाया जाता है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है आपका ग्लोबल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर्स आर लाइकली टू बी इंक्रीज्ड ड्यू टू। कह रहा है आपके जो ग्लोबल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होते हैं वो लाइकली आपके किसके कारण इंक्रीज होते हैं। ठीक है, जब हम फॉसिल फ्यूल्स की यदि हम बात करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स जो कि आपके मिलियंस ऑफ ईयर में जो है आपके जो प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं उनके जो है दबने के कारण जो है और प्रेशर वगैरह के कारण जो चेंजेस होते हैं उसके कारण फॉसिल फ्यूल बनते हैं। जब फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो ये आपको हाई कार्बन कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपके कोल है, पेट्रोलियम है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, ये सब है। तो इनसे CO2 आपके एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस होता है और जिससे CO2 जो है आपके ग्लोबल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को इंक्रीज करने का काम करता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज डिफाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय बर्डलैंड कमीशन इन द ईयर। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया है जो कि बर्डलैंड कमीशन के द्वारा सबसे पहले लाया गया, कह रहे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कब लाया गया। ठीक है, तो जब बर्डलैंड कमीशंस की बात करते हैं तो बर्डलैंड्स कमीशन ने ही 1987 में जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो है डेफिनेशन दिया। ठीक है, और इसने ये बताया कि कैसे जो है
हम जो है प्रेजेंट के मीट के लिए जो है फ्यूचर जो आने वाला है उसको डिस्टर्ब किए बिना जो है हम एक डेवलपमेंट अपने इन्वायरमेंट का कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिपोर्ट 1987 में। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पर दो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स आपको बताने हैं। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, देखिए पॉल्यूटेंट्स के लिए हम बात करते हैं दो प्रकार से बात करते हैं, एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स की बात करते हैं, एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की बात करते हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के लिए हम बात करते हैं तो ये ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो आपके आइडेंटिफाइएबल सोर्सेज जो होती हैं उससे डायरेक्टली आपके इन्वायरमेंट में आपके एमिट होते हैं। ठीक है, जैसे आपके डस्ट स्टॉर्म, वॉल्केनिक हो गया, ह्यूमन एक्टिविटीज, बर्निंग ऑफ वुड, कोल, ऑयल, इन सब से निकलते हैं, उनको हम प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। जैसे ऑक्सीडाइज आपका ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड इसमें हो गया, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, मोस्टली हाइड्रोकार्बन्स हैं उसमें, आपके सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स हो गए, ये सब क्या हैं? आपके प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या द मैक्सिमम एनुअल एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 एज पर नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड इज। कह रहा है आपका एज पर नेशनल एयर एम्बियंट क्वालिटी स्टैंडर्ड जो मैक्सिमम एनुअल एवरेज कंसंट्रेशन होगा पार्टिकुलेट मैटर्स PM2.5 का कितना होगा? ऊपर मैंने पूरा बता दिया था। जब हम PM2.5 की बात करते हैं, ठीक है, और किसके लिए कह रहा है? जब मैक्सिमम कह रहा है ना, तो मैक्सिमम तो हम जो है कितना मैक्सिमम यदि बात कर रहा है क्वेश्चन में, हमको मैक्सिमम 40 हो जाएगा। एनुअली ही लेंगे, 24 आवर्स के लेंगे नहीं, तो आपका 40 हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 40 म्यूग्राम पर मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है रिवर्स ऑस्मोसिस इज टाइप ऑफ। कर रहा है रिवर्स ऑस्मोसिस जो है वो किसका टाइप है? अब जब हम रिवर्स ऑस्मोसिस की यदि हम बात करते हैं तो क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है कि एक जो ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस है ये एक क्रॉस फ्लो फिल्ट्रेशन मेथड है जिसमें पानी को जो है आपका वाटर जो है उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स जो होता है उसके थ्रू पास करवाया जाता है। अब इस मेम्ब्रेन्स के पोर साइज जो है बहुत छोटे होते हैं। सबसे छोटा पोर्स जो है जो कि आरओ मेम्ब्रेन्स के ही होते हैं। इस वजह से जो आरओ होता है पानी को सॉल्यूट से जो है सेपरेट कर देता है और जो है इससे हमारा जो है हाई प्रेशर अप्लाई करके पानी को मेम्ब्रेन से एक साइड से दूसरे साइड चला जाता है जिससे बाकी सॉल्ट्स मिनरल्स वगैरह जो है वो पीछे रह जाते हैं। तो यदि हम बात करते हैं यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा आपका क्रॉस फ्लो फिल्ट्रेशन सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ टोटल अमोनिया नाइट्रोजन एंड आर्गेनिक नाइट्रोजन इज कॉल्ड। कह रहा है आपका जो सम होगा अमोनिया नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन उसको क्या कहते हैं? तो जब हम टोटल कैडल नाइट्रोजन की यदि हम बात करते हैं ये क्या होता है? ये सम ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और अमोनिया जो है होता है। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ई वेस्ट द बेरिलियम एलिमेंट्स कैन बी फाउंड। कह रहा है इनमें से किस टाइप के ई वेस्ट में बेरिलियम एलिमेंट्स जो है वो पाए जाते हैं? तो बेरिलियम की यदि हम बात करते हैं ये मेटल आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होंगे पर्टिकुलरली जो आपके प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स हैं वहाँ पर देखने को मिलते हैं क्योंकि ये आपके कंडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है और हीट डिसिपेशन का काम आपका आता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्विच बोर्ड्स एंड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेथड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ अमोनिया अकॉर्डिंग टू CPCB। कह रहा है CPCB के अकॉर्डिंग अमोनिया मेजर करने का सबसे स्टैंडर्ड मेथड जो है वो कौन सा है? ठीक है, यदि हम बात करते हैं आपका यदि हम आइडो फिनॉल ब्लू मेथड की यदि हम बात करते हैं तो ये कॉमनली जो है आपके अमोनिया जो वेस्ट वाटर में है उसको फाइंड करने के लिए यूज में लाया जाता है। ये एक प्रकार का क्लोरोमेट्रिक मेथड होता है जिसमें अमोनिया और जो रिएजेंट होते हैं उनके बीच जो है आपका जो है रिएक्शन होता है और ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स जो है फॉर्म होता है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया सैंपल के। तो जितना आपका इंटेंसिटी जो है ब्लू कलर का आएगा इसका मतलब उतना उसमें अमोनिया है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है द मेन एडवांटेज ऑफ अ फ्लो अनएरोबिक स्लज ब्लैंकेट रिएक्टर इज लेस स्पेस रिक्वायरमेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ द एरिया पर MLD ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज। कह रहा है आपका जो मेन एडवांटेज है अ फ्लो अनएरोबिक स्लज ब्लैंकेट का, ठीक है, क्या है? कह रहा है कि इसका मेन एडवांटेज है कि ये आपका लेस आपका यहाँ पर स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, कह रहा है आपका जो
आपका रिक्वायरमेंट ऑफ एरिया जो एमएलडी ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वो कितना होता है, ठीक है। तो यदि हम पर एमएलडी की यदि हम बात करते हैं यदि हम बात करते हैं यूएसबी के रिएक्टर के लिए हम बात करते हैं तो ये आपका आता है कितना, ये आपका आता है 0.5 एकर्स, कितना 0.5 एकर्स पर एमएलडी आता है। ऐसे एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम की बात करेंगे तो 2.5 एकड़ पर एमएलडी आता है। ऑक्सीडेशन पॉन्ड जो है उसका भी ज़्यादा स्पेस चाहिए, लगभग आपका 2.5 एकड़ पर एमएलडी चाहिए। एरेटेड लैगून्स की यदि हम बात करते हैं तो इसके लिए 1.5 एकड़ पर एमएलडी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डिटेंशन पीरियड फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन वाटर टैंक इज यूजुअली, कह रहा है आपका जो डिटेंशन पीरियड होता है प्लेन सेडिमेंटेशन वाटर टैंक का होता है यूजुअली कितना होता है, ठीक है। तो यदि हम दो प्रकार से बात करते हैं, एक हमारा प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक है और एक हमारा क्या है, एक हमारा सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन है। अच्छा, प्लेन सेडिमेंटेशन में रेक्टेंगुलर की ही मैक्सिमम बात की जाती है। तो जब भी रेक्टेंगुलर की बात की जाए प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में तो वहाँ पर जो आपका डिटेंशन पीरियड आता है वो 4 to 8 आवर्स आता है। और जब आपका यदि सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन दे दे तो 2 to 4 आवर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज जनरली नॉट एडॉप्टेड फॉर सेफ डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्टेज, कह रहा है बायोमेडिकल वेस्ट के लिए उसके सेफ डिस्पोजल के लिए इनमें से कौन सा मेथड यूज नहीं किया जाएगा। इंसिनरेशन यूज करते हैं, माइक्रोवेविंग यूज करते हैं, अच्छा जब लैंड फिलिंग की बात करते हैं तो लैंड फिलिंग ऐसा मेथड होता है जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें आपके जो है ना, जिसमें आपके हम लेयर्स में जो हमारे रिफ्यूज हैं इसमें जो है उसको हम डंप जो है लेयर में करते हैं, ठीक है। लो लेयरिंग एरियाज में हम लेयर वाइज उसका जो है 1.5 मीटर का डेप्थ पर जो है वो हम जो है उसको डंप करते हैं और उसके बाद उसको ढक दिया जाता है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपके यदि हम बायोमेडिकल वेस्ट वगैरह या हैजार्डस वेस्ट वगैरह यूज करेंगे तो उसमें से जो बाहर निकलेगा लीचेट के रूप में तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो इसमें हम इसका यूज नहीं करते, इसके लिए मैक्सिमम डीप बरियल या इंसिनरेशन को यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द स्टेप्स ऑन EIA इन करेक्ट ऑर्डर, यहाँ करेक्ट ऑर्डर में EIA के स्टेप्स को बताने हैं, ठीक है। तो EIA के स्टेप्स ऊपर भी मैं आपको बता दिया हूँ, स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद स्कोपिंग होती है, उसके बाद कलेक्शन ऑफ बेसलाइन डाटा, फिर इम्पैक्ट एनालिसिस, फिर आपका इम्पैक्ट मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट होता है, फिर पब्लिक हियरिंग, फिर EIA रिपोर्ट, फिर रिव्यू, फिर डिसीजन मेकिंग। तो ये सारा आपका सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा सीक्वेंस का, तो पहले हमारा स्कोपिंग होनी चाहिए, ठीक है। पहले स्कोपिंग, तो पांचवा आपका पहला हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या जरूरत है स्कोपिंग के बाद, उसके बाद स्क्रीनिंग हमको चाहिए, तो ये आपका दूसरा हो गया। ये किस में मिल रहा है, इसके लिए ऑप्शन एक ही है डी वाला, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक सॉलिड आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट इन वेस्ट वाटर में बी रिमूव्ड बाय, कह रहा है आपके जो डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक सॉलिड हैं, ठीक है, आपके सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद किसके द्वारा रिमूव किए जाते हैं। जब हम डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक सॉलिड्स की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, तो ये आपके सम होते हैं किसके, कैटायंस एंड आयनायंस के आपके वाटर में, ठीक है। और डिजॉल्व्ड सॉलिड्स जो है इनको हम लोग जो है अपना रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा जो है रिमूव कर सकते हैं। तो किसके द्वारा, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच सस्पेंडेड सॉलिड रिमूवल कैन बी अचीव्ड बाई कोगुलेशन विथ एलम इन ए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कह रहा है एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में कोगुलेशन विथ एलम के साथ हम जो है कितना सस्पेंडेड जो आपका सॉलिड है उसका रिमूवल कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम कोगुलेशन की बात करते हैं एलम के साथ तो मेनली इसके द्वारा हम कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं या फाइनली सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं उनको रिमूव करते हैं, ठीक है, जो कि आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो सेटल नहीं हो पाते हैं। तो ये आपका लगभग 80 to 90% रिमूवल करता है, ठीक है। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेप्टिक टैंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ प्रोसेस, कह रहा है सेप्टिक टैंक जो है इनमें से किस प्रोसेस का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। जब हम सेप्टिक टैंक की बात करते हैं तो क्या होता है, ये आपका यहाँ पर देखिए मेथड्स और प्रोसेस देखिए। जब ट्रिकलिंग फिल्टर की बात करते हैं तो ये अटैच्ड ग्रोथ है जो कि एक एरोबिक प्रोसेस है, ठीक है। रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर की बात करते हैं तो ये आपका अटैच्ड ग्रोथ है जो कि एरोबिक प्रोसेस है। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस आपका सस्पेंडेड ग्रोथ है और ये एरोबिक प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन पॉइंट आपका सस्पेंडेड ग्रोथ है और एरोबिक प्रोसेस है। सेप्टिक टैंक आपका सस्पेंडेड ग्रोथ और आपका अनएरोबिक प्रोसेस है, ठीक है। और इनहॉप टैंक आपका सस्पेंडेड ग्रोथ और आपका अनएरोबिक। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करके रखेंगे, इस पे क्वेश्चन कई बार पूछे जाएंगे। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका द टेम्परेचर इन ए
अनएरोबिक बायोरिएक्टर फॉर मीसोफिलिक एंड थर्मोफिलिक रेंज शुड बी आइडियली इन द रेंज ऑफ, तो कह रहा है आपका जो टेम्परेचर होता है अनएरोबिक बायोरिएक्टर्स में मीसोफिलिक और थर्मोफिलिक के लिए उसका रेंज क्या होता है, ठीक है। अच्छा, जब हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ऑप्टिमम ग्रोथ की बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, तो उसको दो प्रकार से क्लासिफाई किया, एक मीसोफिलिक रेंज है, एक आपका थर्मोफिलिक रेंज है। मीसोफिलिक रेंज का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 35 टू 37 डिग्री होता है, ठीक है। ये मोस्ट कॉमनली आपके सीवेज ट्रीटमेंट में और आपके अनएरोबिक डाइजेशन में देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर स्टेबल ऑपरेशन होता है और लो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। थर्मोफिलिक रेंज की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्टिमम टेम्परेचर आपका 55 टू 60 डिग्री सेल्सियस होता है और फास्टर रिएक्शन रेट यहाँ पर देखने को मिलता है और बेटर पैथोजन रिमूवल देखने को मिलता है, ठीक है। बट यहाँ पर हायर एनर्जी जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है और ये आपका लेस स्टेबल होता है, ठीक है। अच्छा, यदि हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो कितना होगा करेक्ट ऑप्शन, तो आपका ऑप्शन नंबर बी 35 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस एंड 55 टू 60, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की। कह रहा है वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की का करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है। तो यदि हम वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की की बात करते हैं तो सीक्वेंस में क्या आता है, पहले अवॉइड आता है, ठीक है। मतलब पहला स्ट्रेटजी कहता है कि हम जो है कम से कम जो है अपने प्लास्टिक वेस्ट जो है उनका जनरेशन करें, ठीक है, उनका यूज हम कम करें, पहला चीज़ ये। दूसरा मिनिमाइज होता है, ठीक है। अब इसके वॉल्यूम को जो है हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं इको फ्रेंडली पैकेजिंग वगैरह यूज करके। उसके बाद तीसरा कहता है कि हम रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है, इसको कलेक्ट करके हम रिसाइकल कर सकते हैं, उसके बाद हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो उसके बाद डिस्पोज कर देंगे। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है इन ए रैपिड सेंट फिल्टर एयर बाइंडिंग इज कॉज्ड ड्यू टू एक्सेसिव। कह रहा है कि आपका रैपिड सेंट फिल्टर में एयर बाइंडिंग जो है किसके एक्सेसिव होने से आपका कॉज होता है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं अपना रैपिड सेंट फिल्टर में, जब फिल्टर मीडिया और आपका जो इम्प्योरिटीज का रेसिस्टेंस इतना बढ़ जाता है कि वो वाटर के स्टैटिक हेड से ज़्यादा हो जाता है, तब उसमें क्या होता है क्लॉगिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। और फिल्टर के बॉटम लेयर्स में वाटर प्रेशर कम होते होते निगेटिव तक हो जाता है। तो जब ये निगेटिव तक पहुंच जाता है तो आपका वहाँ पर आपका जो है उसको हम निगेटिव हेड या वैक्यूम बोलते हैं। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो जब भी आपका जो है इसके कारण क्या होगा, इसके कारण एयर बाइंडिंग जो है वो क्रिएट होता है, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, एयर बाइंडिंग क्रिएट होगा, ठीक है। अब एयर बाइंडिंग को यदि हम अवॉइड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्रॉपर क्लीनिंग कर सकते हैं फिल्टर की। आपका हेड लॉस जो है उसको 2.5 टू 3 मीटर तक रखते हैं। निगेटिव हेड आपका जो है 1.2 मीटर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वाटर क्वालिटी इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रोसेसिंग यूनिट शुड बी। कह रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रोसेसिंग यूनिट में वाटर क्वालिटी जो होती है वो क्या होती है। तो टेक्सटाइल प्रोसेसिंग यदि हम बात करते हैं वहाँ पर लो डिजॉल्व सॉलिड और लो हार्डनेस आपको जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। लास्ट हमारा पेपर क्वेश्चन कह रहा है द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ टोटल हार्डनेस इन ड्रिंकिंग वाटर एज पर IS 10500/2012। तो एक्सेप्टेबल लिमिट पूछा है टोटल हार्डनेस का, तो आपको पता है ऊपर पूरा टेबल में बता चुका हूँ टोटल हार्डनेस कितना होता है। यदि हम इस टेबल में बात करते हैं, टेबल आपको याद रखना है, ठीक है। 200 मिलीग्राम पर लीटर होता है और आपका मैक्सिमम कॉस्ट पर रिजेक्शन 600, ठीक है, परमिसिबल 200। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है जो हमारा RSPCB JEE का पेपर था उसका डिटेल सॉल्यूशन जो है हम लोग 2024 वाले का देख चुके हैं इस वीडियो में। बाकी आप लोगों के आगे जितनी पॉल्यूशन के पेपर हैं, पहले RSPCB के पेपर्स कराएंगे, उसके बाद CPCB या अदर स्टेट के पेपर हम लोग कराएंगे। आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। आप लोग की बहुत अच्छी तैयारी जो है ना केवल हमारे साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हो जाएगा। बाकी आप लोग जो बुक मैंने बताया उसको परचेस कीजिएगा, उसको परचेस करके आप लोग पूरा एक एक सॉल्व कीजिए, आपका एग्ज़ाम जरूर निकलेगा। बाकी कोई आप लोग को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो लोग नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।